हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों ये है हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइंस एनालिसिस पर। दोस्तों ये डेली साइंस एनालिसिस का टेस्ट पेपर नंबर 8 है। हम लोग स्पीडी का जो टेस्ट पेपर 35 तक दिया गया और सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, उन सारे टॉपिक को साइंस एनालिसिस के माध्यम से करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक टॉपिक वाइज बायोलॉजी मैराथन क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की क्लासेस सुरेश और सर आपको पूरा डीपली अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आपके 11-12 लेक्चर में सारा बायोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, तो आप उस पूरे सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करें। दोस्तों रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यकीन मानिए, मेरा अनुभव रहा है कि आप 90 डेज यदि पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करते रहेंगे तो आपको महारथी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अपनी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ ज़रूर इस पूरे सीरीज को फॉलो करिए। दोस्तों यदि हम इस टॉपिक पर बढ़ें, इससे पहला जो हमारा 10वां नंबर जो वीडियो था, जिसमें हमने 8-10 क्वेश्चन पे बात किया था, और उस 8-10 क्वेश्चन में हमने हड्डियों के बारे में, साथ ही साथ हड्डियों के अलावा हम लोगों ने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं साइंस एनालिसिस के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जैसे तरीका क्या है कि आप कभी कभी देखते हो और आप आपने किया, 4 ऑप्शन मिला, उसका टिक लगाया, फिर आप बोलते हो अरे इस पीडी से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। पढ़ने का तरीका वो थोड़ी नहीं है, पहले तो पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। यही हम लोग गाइड करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। आपको कंटेंट एक जगह मिलेगा, लेकिन पढ़ना तो आपको है, मेहनत आपको करना है। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। आपका डेडिकेशन, आपकी पूर्ण ईमानदारी, आपकी निष्ठा ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको स्वयं करना होगा। ओके, यदि आप बैठोगे नहीं, हम कितना भी पढ़ा दें, कुछ भी कर दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप पूरा समय दीजिए अच्छे से, 2-2.5 घंटे। जैसा आपको मैंने बताया, क्वेश्चन बैंक में आपको 3-3 साल बढ़ते जाना, हो जाए फिर रिपीट करिए, हो जाए फिर रिपीट करिए। साथ ही मॉडल सेट इसी स्पीडी में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लें। यदि मान लीजिए किसी के पास बुक नहीं है तो इंटरनेट के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके स्पीडी की इस तरीके की बुक डाउनलोड कर लीजिए, जैसा मैंने अभी यहाँ पे देखिए किया हुआ है। ओके, तो स्पीडी का हम लोग करेंगे एनालिसिस। ओके, तो आप यहाँ पढ़ोगे, आपको सुरेश्वर सर ने पढ़ाया, यहाँ पढ़ोगे, फिर रिवीजन करेंगे। सोचिए कितनी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रट उठेगा, ठीक है। बस आप लगे रहें। तो आइए इस वाले टॉपिक में जो 8वां है, इसमें हम लोग कंप्यूटर और उससे संबंधित जो शब्द संक्षेप हैं और शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जैसे जो CPU होता है, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जो कंप्यूटर के जनक है वो है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और इस CPU के 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में एक आपका, जब इनपुट हम कोई चीज़, सूचना या निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, उसको सबसे पहले CU लेता है, कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये है CU। ये कंट्रोल यूनिट देखता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, ये सूचना किसके पास हमें भेजना है। फिर वो सूचना वहाँ भेजता है। उसके बाद आता है ALU उसके अनुसार काम करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय जो तार्किकता है उसके अनुसार ALU काम करता है। ALU काम करने के बाद फिर CU को भेज देता है, CU इसको मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है। मतलब एक हो गया CU, फिर हो गया ALU के बाद फिर मेमोरी। ये 3 चीज़ें आती हैं। मेमोरी 2 टाइप की, एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम। ये सारा चीज़ जब कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो वहाँ डीपली अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो गया, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ENIAC इसका सबसे पहला यही क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ठीक है। उसके बाद आता है आपका HTML। आपने देखा होगा HTML का यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपका इंटरनेट है वहाँ पे HTML का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही भाषा है, ओके। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जब कभी भी हाइपर टेक्स्ट, यहाँ ना मार्कअप लैंग्वेज, एक तो ये लैंग्वेज हो गई HTML, और HTTP क्या है, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब हम उस लैंग्वेज में कुछ टाइप करते हैं तो उसको एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट में, उस प्रोटोकॉल के तहत वो क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता है, ओके। IBM क्या है, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM है ये, ठीक, एक कंपनी है IBM अमेरिका की। उसके बाद लैन, ये जब हम इंटरनेट के बारे में देखते हैं तो लैन, मैन और वैन, WAN, जो लैन होता है ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग में या एक जैसे रूम है, इस रूम में क्या करते हैं, कई कंप्यूटर रखे हैं, उनका जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, इसको लैन के तहत बोला जाता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, एक छोटे से शहर में सभी उसको क्या कर दें, कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए तो क्या है, मैन। और वैन जो इंटरनेट का वाइड एरिया नेटवर्क, तो जो अभी इंटरनेट का एक रूप दिख रहा है, ये वैन का ही एक रूप होता है। तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका ये इम्पॉर्टेंट है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कंप्यूटर डाटा या सूचना जो ग्रहण करता है, उस पर जो काम करता है, उसको मापने की इकाई क्या है, MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियन ऑफ, लाखों इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये लेता है कंप्यूटर, तो ये हो गया आपका MIPS। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे, ओके। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस पे जैसे मॉनिटर होता है उस टाइप का वीडियो हो गया। वैन का पूरा नाम दिया हुआ वाइड एरिया नेटवर्क, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसकी खोज जो की थी वो टिम बर्नर्स ली ने की थी, पूछा जाता है टिम बर्नर्स ली ने WWW की वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की दो प्रकार की, एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर यदि आपका बंद हो गया, आपने सेव नहीं किया तो डिलीट हो जाता, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, इसमें डाटा डिलीट नहीं होती है, मतलब ये केवल इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, रीड ऑनली होती है, ठीक है। रोम। URL क्या होता है कि हर एक लिंक का, जैसे बोलते हैं ना, किसी भी लिंक खोलने के लिए बोलते हैं www. कुछ भी ऐसे करके, तो उसका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है, तो उसी को URL कोड बोला जाता है। हर एक चीज़ का एक यूनिफॉर्म, एक यूनिक रिसोर्स होता है, स्रोत होता है, लोकेटर, वो दिखाता है URL, ओके। CPU का पूरा नाम आपको मैंने बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, CPU, ALU और मेमोरी, ओके। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये डाटा और सूचना को कहाँ, कंट्रोल यूनिट होता है, कहाँ क्या भेजना है, ये चीज़ इसका काम है। ALU उस पर गणितीय जो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय क्रियाएं करता है, जो भी काम करना है, और काम करने के बाद फिर ये CPU के पास भेजता है, फिर जिस प्रकार से हम निर्देश देते हैं वो मेमोरी में उसको सेव कर देता है, ओके। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका आता है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंटीग्रेटेड चिप होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC बोला जाता है इसको, IC का पूछा जाता है। उसके बाद LCD आता है, आजकल देखते होंगे, ये इसमें लिक्विड क्रिस्टल, वीडियो में विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है ना, विजुअल डिस्प्ले, और ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ये क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड उसमें। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इस तरीके से बारकोड टाइप का रहता है, इसको करता है MICR।
एलईडी बल्ब आपने देखा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड इसका नाम है, लाइट, एल से लाइट, ई से एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका एलईडी हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओसीआर, हाँ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये चीज़ आपने देखा होगा जो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये काम आता ओसीआर, ठीक है। ये इतने सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जब कंप्यूटर वाला पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये इन सारी चीज़ों में जो मनुष्य के शरीर से संबंधित जो तथ्य हैं ये ढेर सारे दिए हुए हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार, 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितने हड्डियाँ होती हैं, 8 होती हैं। पूरे जो ये चेहरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा जो होता है फेस वो सब मिला करके, फेस मिला करके जो होता है, इसमें होती हैं टोटल 29 हड्डी। कितनी? 29। 6 जो है 3 इधर और 3 इधर कान में होती, मतलब 6 कान में हो गई। पूरे ये जो चेहरा है इस पे 14 हड्डी होती, 14 6 20। और ये जो खोपड़ी है आपकी या कपाल, इसमें 8 हड्डी होती है, 20 8 28। और एक जो है इसको सहारा देने के लिए क्या होती है, एक और। तो ये 29 हो गई, 29 हड्डियाँ होती हैं, ओके, चेहरे में। इसके अलावा हड्डियों की यदि हम बात करते हैं तो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 8। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट में। सांस कितनी बार 1 मिनट में हम लेते हैं, 16 से 18 बार। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। इसमें 1400 लिखा तो आप 1350 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में, ऐसे ये मान लीजिए, ऐसे करते हैं हम लोग, ये मस्तिष्क है, ये 3 भागों में, ये मान लीजिए ये है। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्र मतलब शुरू से ना, प्रमस्तिष्क। और इसको बोलते हैं अनु, अनु मतलब पीछे होता है ना, अनुमस्तिष्क। ये हो गया अनुमस्तिष्क। और बीच वाला मध्य मस्तिष्क होता है। ये इस तरीके से जैसे माउस का ऐसे डिवाइड रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है। तो ये आगे वाला प्रमस्तिष्क, ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। और यहीं पे होता है सेरेब्रम। क्या होता है, सेरेब्रम, ओके, ये सेरेब्रम। और यहाँ जो अनुमस्तिष्क है इसमें होता है सेरेबेलम, बेलम होता है यहाँ, ठीक है, सेरेबेलम। तो ये सारी चीज़ें अभी मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। उसके बाद मस्तिष्क का देखिए आ भी गया। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क ना, आगे वाला सेरेब्रम बोलते हैं। जो ये आगे वाला भाग होता है, जितनी भी आपकी क्वालिटी होती है, सोचने समझने तर्क करने, ये सारी क्वालिटी आगे ही होती है, सेरेब्रम में ही होती है, प्रमस्तिष्क में ही होती है, ओके। किडनी का वजन 150 ग्राम का होता है। 2 किडनी मतलब एक जोड़ा होता है किडनी का ना। ये जो किडनी होता है ये ब्लड से यूरिया को अलग करता है और छान करके यूरिया को यूरिन के माध्यम से, यूरिन के रूप में इसको निकाल देता है, ठीक है। तो ब्लड से यूरिया को निकालता है। तो ये ब्लड को शुद्ध किया, इसीलिए ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है, किडनी में भी होता है, ब्लड का शुद्धिकरण। ये जो यूरिया बनता है ना, यूरिया का निर्माण किडनी में नहीं होता, बल्कि जो आपका लीवर होता है ना, यकृत जिसको बोलते हैं लीवर, उस लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। तो ये भी पूछा जाता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, ओके, लीवर में। अब हम लोग देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गई, आपका क्लियर हो गया। और सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसको स्टेपीज बोलते हैं, क्या, स्टेपीज, ओके। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जबड़े की, ये गलत है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जबड़े की नहीं। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व क्या होता है, एनामिल होता है। सबसे मजबूत हड्डी होता है यहाँ पे, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, ओके। ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है, बीपी 120 मैक्सिमम 80, ठीक है, मिलीमीटर पारे पे 120 से 80 के बीच में होता है। इसको मापा जाता है किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से, मैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है, ओके। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होगे। उसके बाद
रक्त में ये बता ही दिया था 7%, पानी होता 65 से 80%। रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर 1 किलोग्राम पे यदि वेट है तो आपका 80 ml होना चाहिए। यदि आप 70 किलो को तो 80 से गुणा कर दो, 8 सत्ते 5600 ml, मतलब 5 लीटर 5.6 लीटर, मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या होता है 7.4। इसका मतलब जो पीएच मान होता है 0 से यदि ऊपर जाएंगे, ठीक है, सॉरी 7 से यदि ऊपर जाएंगे तो ये क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। तो इस 7.4 है इसका मान, इसका मतलब ये क्या हो गया, हल्का क्या होता है ब्लड, क्षारीय होता है। अभी ब्लड के बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इस चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको ऐसे रीडिंग करेंगे, उसके बाद आगे जैसे हम लोग एनालिसिस अभी करेंगे उसको भी आप करेंगे। और ये सब सुरेश्वर सर ने इसको पढ़ा भी दिया है। और ये जो सजेशन है पूरा, इसके लिए श्रीचंद अल्बर्ट जी ने, हमारे बहुत परम मित्र हैं हम लोगों के, तो उनका ये सजेशन था कि इस तरीके से करें तो हमारी कई ऑर्गन्स जो है कंसंट्रेट होंगे, हमारा दिमाग भी काम करेगा, हमारी मतलब हम सुनेंगे भी, कान भी हमारा एक्टिव रहेगा और हमारी आंख भी एक्टिव रहेगी। जो उससे पहले चलाते थे उसमें क्या था कि आपके पास देखने के लिए कुछ रहता नहीं था, तो ये चीज़ नया चीज़ इसमें शुरू किया गया है। ओके, अभी जितना भी अस्थि मज्जा क्या है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा भी दिया है, आगे भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये यहाँ पे आपका अस्थियों के बारे में, भोजन का पाचन ये बता दिया, मुंह से प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम्स, टाइलिन, ठीक है, ये पाया जाता है। ओके, उसके बाद शरीर के सबसे हड्डी कौन है, सबसे बड़ी की छोटी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है। ओके, पैर में पाई जाती है, और ये आरबीसी के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में ये सहायक होती है। ओके, कशेरुक किसे बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी है। केचुआ कशेरुक है, नहीं, वो कशेरुक है, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कपाल की हड्डी आप जानते हो सिर में होती है, कितनी होती है, 8, या खोपड़ी में बोले 8, लेकिन सिर में कितनी हड्डियां होती है बोले, तब आप बोलोगे 29 होती हैं। ओके, फिर मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो मानव मस्तिष्क का आपका यहाँ पे 1350 है, 1250, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1350 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम होती है। ओके, अब मस्तिष्क से मानव मस्तिष्क की बात हो रही, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रमस्तिष्क होता है। इसमें जो मस्तिष्क है, कुछ चीज़ें और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ग्रंथियों की बात करते हैं, ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ये ग्रंथि जो है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है ये प्रमस्तिष्क है। क्या है, प्रमस्तिष्क, यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, और इसको बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम। ओके, और ये मध्य मस्तिष्क, और ये जो पश्च वाला है इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। यहाँ पे होता है अनुमस्तिष्क में सेरेबेलम, सेरेबेलम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मस्तिष्क में ही 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनको, तो ये जो आपका मस्तिष्क है, यहाँ पे 3 ग्रंथि होती है। पहली मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी, ये क्या करता है, सभी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। सभी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होता है ये इसको नियंत्रित करता है। अभी इसके कार्यविधि के बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करती है, हाइपोथैलेमस। और एक तीसरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पिनकॉय, पिनकॉय ग्रंथि, ठीक। ये 3 ग्रंथियां होती हैं मस्तिष्क में। ओके, इन तीनों ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अभी इनके कार्यविधि के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सेरेब्रम सबसे प्रमस्तिष्क का भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है, सेरेबेलम पीछे होता है।
इसी सेरेबेलम में ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे मॉडुला ऑब्लिंगाटा, मॉडुला ऑब्लांगाटा ये होता है, और ये फिर मेरु रज्जु से जाके जुड़ जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जाके जुड़ जाती है। ये जो मस्तिष्क है ये तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, और ये नर्वस सिस्टम ये बोलते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र कोशिका। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है, तंत्रिका तंत्र कोशिका। ओके, अभी जो तंत्रिका तंत्र कोशिका है इसमें मस्तिष्क होता है, मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु, और जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इससे जुड़ी रहती है। और तंत्रिका दूसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा पार्ट क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। ये तीन पार्टों से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता है। ओके, तंत्रिका तंत्र कोशिका। तो इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं, मस्तिष्क के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं, आइए मिलते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखिए तंत्रिका तंत्र में आप यहाँ देख रहे होंगे जो नर्वस सिस्टम है इसके तीन भाग हैं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और तंत्रिका। मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी जो है, और तंत्रिकाएं। इन तीन भागों से मिलकर बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें से हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मस्तिष्क तीन भागों से, जिसको पहला तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, दूसरा आपका अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम, और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीन पार्ट हो गए। ओके, इन तीन पार्टों से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं, माथा, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को ये नियंत्रित करती है, जैसे इच्छा शक्ति कुछ करने की, याद रखने की, अनुभव, सुनना, देखना, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। शरीर में चेतना के कार्यों को, ये सब काम कौन करता है, प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम होता है वो करता है इनको नियंत्रित। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हर चीज़ जो प्रमस्तिष्क होता है उसके अकॉर्डिंग, सेरिब्रम के अकॉर्डिंग हर इंसान की सोचने समझने की, ये सारी स्मरण रखने की, किसी चीज़ को याद रखने की, बोलने की, शरीर में चेतना की, अनुभव करने की, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं हर इंसान की। ओके, अब दूसरा जो पार्ट है ये मस्तिष्क का, जो ये आगे वाला, ऐसे हम लोग करें, ऐसे, ये ऐसे इंसान है कोई, ये मस्तिष्क का आगे वाला, ये प्रमस्तिष्क है, ये आगे वाले पार्ट में होता है। यहाँ से मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नीचे होता है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से, जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से ये जुड़ा होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की एक हड्डी होती है, वहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। अब देखिए इनका काम क्या है, तो इसका काम है जो आपकी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना, और ये सारी क्रियाएं प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में होती हैं। शरीर का जो संतुलन होता है वो सेरिबेलम जो ऐच्छिक पेशियां हैं उन पर संकुचन और नियंत्रण कौन बनाकर रखता है, संतुलन, ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ये जितनी भी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिसको आप ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं धड़कने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, अनैच्छिक है, आपकी बिना इच्छा के भी ये काम होता रहेगा जब तक जीवन है। जैसे हृदय की धड़कन, पाचन अंग अपने आप काम करते रहते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हो। श्वसन अंग, आप सांस लेते ही रहते हो। ये सब जो क्रियाएं हैं इनको मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नियंत्रित करता है। ओके, अब बात आती है कि जो न्यूरॉन होता है, मस्तिष्क की क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। और जो किडनी होती है, किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी वृक्क की नेफ्रॉन और इसकी न्यूरॉन, ठीक है। अब आपका ये न्यूरॉन या जो तंत्रिका तंत्र ऊतक है
ये न्यूरॉन कहते हैं, ये तो आप जान गए। मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि अभी आप कभी दूसरी तरफ देखते रहते हो, अचानक से आपको जैसे ही थोड़ी गर्मी महसूस होती तुरंत आपका हाथ अपने आप हट जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग नहीं फील कर पाता है कि आपको गर्म लग रहा है, क्या लग रहा है। ये आपका मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रिया ये तुरंत कर दिया। आप जैसे ही देखते हो अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, आपको कुछ सूझता नहीं, लेकिन आप डर के मारे रुक जाते हो, ठीक है, बाद में आपको फील होता है। तो ये सारी क्रिया मेरुरज्जु के माध्यम से होती है। मेरुरज्जु मतलब हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी। ओके, तो मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ होता है? सबसे पीछे का भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम, और सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, और ये अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। जितनी भी सोचने वाली चीज़ें आगे, शरीर का जो संतुलन है और ऐच्छिक पेशियाँ जितनी हैं, जैसे चलना फिरना, ये सब ये सेरिबेलम। उसके बाद जो ऑब्लिंगेटा है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, पाचन और हृदय की धड़कन, ये सारी चीज़ें। ओके, ये मस्तिष्क के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप जान गए। एक चीज़ और बता रहा था मैं कि जो ये मस्तिष्क होता है इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ये मास्टर ग्रंथि क्या करता है, ये शरीर में जितनी भी ग्रंथियां उनके जो हार्मोन स्रावित होता है उनको ये नियंत्रित करता है, मास्टर ग्रंथि। एक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये भी इसी मस्तिष्क दिमाग में पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा जो भाग है वो आपका प्रमस्तिष्क है, और यही आपकी सारी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। और जो आपका अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है वो आपकी ऐच्छिक क्रियाओं, साथ ही आपके शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। जो आपके मेडुला ऑब्लंगेटा है ये आपकी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे धड़कन, हाँ, उसके बाद आपका किस तरीके से श्वसन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा से नियंत्रित होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पे कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांत तो कुछ होता नहीं, अनुमस्तिष्क। ये दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? प्रमस्तिष्क। इसमें क्या होता है? सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। और सेरेबेलम किस में होता है? अनुमस्तिष्क में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपकी यही तंत्रिका तंत्र कोशिका है। ओके, तंत्रिका तंत्र कोशिका ही शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो यकृत है, आपने आहार नाल, यहाँ से जैसे ये गला है, ये ग्रास नाल होता है, यहाँ पे आपको ये अमाशय मिलता है, और ये नली के माध्यम से इस तरीके से यू आकार की मुड़ी हुई, इसको गृहणी बोलते हैं ना, छोटी आंत का गृहणी। सबसे ज़्यादा पाचन यही होता है। यहाँ से जुड़ा हुआ एक ऐसे, सबसे ज़्यादा पाचन यही होता है। यहाँ से जुड़ा हुआ एक ऐसे इस तरीके से बना रहती है आकृति, इसको अग्नाशय बोलते हैं, पैंक्रियाज। और यही इसी पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ आपका क्या होता है? लीवर होता है। और इसी लीवर में आपका पित्त की थैली होती है, जहाँ पे पित्ताशय का निर्माण होता है, या पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो आपका लीवर है, यहाँ पे पित्ताशय का निर्माण होता है। साथ ही जब आप कभी कभी क्या होते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हो ना, जब ज़्यादा खाना खा लोगे और आप कोई काम नहीं, सो गए खाना खा के, तो वो जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो लीवर में ही जाके स्टोर हो जाती। कहाँ? लीवर में। किस रूप में स्टोर होती? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती, ग्लाइकोजन। तो पूछा जाता है कभी कभी कि अधिक जो आपकी कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज होता है, जो अधिक हो जाता है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब आप खाना नहीं खाते हो, भूख लगती है, तो इसी लीवर से फिर वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके आपको ऊर्जा देता है। ओके, साथ ही विटामिन ए है, इसका भी संचय कहाँ पे होता है? लीवर में ही होता है। ठीक है, लीवर में ही। और शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ग्रंथि की बात हो रही है, वो कौन सी है? लीवर ही है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, लीवर।
अब ग्रंथि की बात हो रही, ग्रंथि वो होता है जो हार्मोन्स स्रावित करता है, हार्मोन्स या एंजाइम स्रावित करता है। इसके अकॉर्डिंग कि ये नली के माध्यम से आ रहा है कि डायरेक्ट ब्लड में मिल जा रहा है, ठीक है। इसके आधार पे ये 3 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। जो अंतःस्रावी हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हार्मोन स्रावित हुआ और डायरेक्ट ब्लड में मिल गया। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नली के माध्यम से मिलती हैं, ठीक है। जैसे जो आपके पसीने, श्वेत ग्रंथि जो होती है जिससे पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथि, लार, ये लार ग्रंथि, ये सब क्या है, ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ओके। इसके अलावा जो शरीर में थायराइड, जो यहाँ पे आप देखते हो जहाँ घेंघा हो जाता है ना, थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ओके, अंतःस्रावी। और जो आपकी पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसी पैंक्रियाज जो आपका लीवर है, ये भी मिश्रित ग्रंथि का एक ग्रंथि है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, अब आइए हम लोग थोड़ा ग्रंथि पे बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथि होती है, इनका यूज क्या होता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, देखिए एक प्रश्न भी आ गया कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को, पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ओके। लार ग्रंथि से आप जान रहे हो, लार निकलता है और यहाँ से टाइलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। ये हो गया आपका लार ग्रंथि से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी। अब थाइमस क्या होता है, हाइपोथाइमस तो मस्तिष्क में होता है, थाइमस ग्रंथि का क्या काम है, इन सारी ग्रंथियों के बारे में हम लोग अभी आइए डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ओके। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड्स के ग्रंथियों के माध्यम से निकलते हैं। इसका जो नाम दिया था हार्मोन्स, वो बेलिस और स्टार्लिंग ने। तो हार्मोन्स की खोज किसने की थी, स्टार्लिंग ने। जो ये ग्रंथियां होती 3 प्रकार की, बहिस्रावी जिसको एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, 3 नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप फिगर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे एक नली बनी हुई है, मतलब अंतःस्रावी, बहिस्रावी में क्या है कि एक नली के माध्यम से हार्मोन्स यहाँ स्रावित हुआ, ये जाके ब्लड में मिल गया, ये ब्लड है, देखिए ये हो गया बहिस्रावी। और जहाँ नली नहीं, डायरेक्ट ब्लड में मिल गया, यहाँ कोई नली नहीं है, ये कौन है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और मिश्रित क्या कि कुछ हार्मोन्स इसके डायरेक्ट ब्लड में मिल जा रहे हैं, देखिए जैसे ये, और कुछ हार्मोन नली के माध्यम से मिल रहे हैं जैसे ये, तो इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, ओके, मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहाँ पे आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आपके लीवर और जो स्वाद ग्रंथि हैं, सैलिवरी ग्रंथि जो आपके जीभ में रहती है ना, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। उसके बाद स्वीट ग्रंथि जो पसीने वाली श्वेत ग्रंथियाँ, ये तीनों क्या होती हैं, ये तीनों बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। यदि हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल बॉडी ग्रंथि, पिनियल कॉय, ये मस्तिष्क में होती हैं ना, मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में ये तीनों होती हैं, प्रमस्तिष्क में हाइपोथैलेमस भी होती है, पिट्यूटरी भी होती है और पिनियल बॉडी ग्लैंड, ये तीनों मस्तिष्क में होती हैं। थायराइड ग्रंथि जो आप ग्रासनाल होता है, जो आपका गले के, अभी आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ, वहाँ थायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड भी वहीं होता है गले के पास। और थाइमस ग्लैंड ये आपका वक्ष पे होता है, सीने के पास। एड्रिनल ग्रंथि ये भी आपका ये उदर में होता है, पेट में, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, अधिवृक्क, अभी इसके बारे में पूरा बताएंगे। और फिर जो नर और मादा में ओवरी ग्लैंड और टेस्टस ग्लैंड होते हैं, जिससे ये नर और मादा हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, ओके। तो इतनी सारी ग्रंथियां हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड ग्रंथि होता है। अब यहाँ फिगर में हम लोग देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि है मस्तिष्क में, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पिनियल बॉडी, पिनियल कॉय, ये तीनों ग्रंथियाँ ये मस्तिष्क में होती हैं। थायराइड ग्रंथि यहाँ देख रहे होंगे आप गले के पास, और पैराथायराइड
ये भी दोनों ग्लैंड गले में होती हैं। थाइमस जो है वक्ष पे होती है, सीने के पास। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये वृक्क के पास होती है, वृक्क के पास। फिर अंडाशय, ये महिलाओं में पाया जाता है, ओवरी ग्लैंड। और वृषण ये क्या होता है, पुरुषों में पाया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क के ऊपर होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोचक और निरोधी प्रकार के हार्मोन्स निकालते हैं। ठीक है, इसको सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। ओके, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी आनंद वाली चीज़ें, जैसे भूख भी लगना, प्यास लगना, नींद, आनंद, तृष्णा, इन सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? ये सब यदि आपको नियंत्रित हो जाए तो क्या हो जाएगा? आनंद, तृष्णा, नींद, इन सब से आप यदि ऊपर उठ जाओ तो क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो जाओगे ना। निरोधी और मोचक, रिलीजिंग और इनहिबिटेटरी प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, इनको ये स्रावित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है और इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस हार्मोन्स की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, और यदि अधिकता हो जाए तो गिगैंटिज्म को प्राप्त कर लेता है, बहुत भयंकर शरीर पा लेता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स ये स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। वयस्कों में इसकी अधिकता से हाथ पैर की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है, और अधिक हो जाने से इसमें कुबड़ भी निकल आता है पीठ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं, लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों? ये जो हार्मोन्स होता है, जब प्रसव के दौरान शिशु का जन्म होता है तो उस समय ये क्या करता है, शिशु के जन्म के समय जो माता होती है उनको ये हेल्प करता है उसके जन्म के लिए, और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निकालने में ये सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिनियल बॉडी। इसमें क्या होता है, जो शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है, जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है, पिनियल बॉडी, इसीलिए इसका नाम है पिनियल बॉडी, पिनियल बॉडी या पिनियल काय। और इसमें इसको जैविक सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। ओके, ये लैंगिक परिपक्वता का भी निर्धारण करती है। सोने जागने के चक्र को भी यही आपकी पिनियल बॉडी का ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि आप जानते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से या इस हार्मोन्स की कमी से। और थायरॉक्सिन का निर्माण करने के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि जल में आयोडीन की कमी हो जाए तो मेढक का बच्चा ही रह जाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को थायरॉक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वह जल्दी से वयस्क बन जाते हैं। ओके, इसलिए बच्चों को थायरॉक्सिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ओके, थायराइड के उपचार के लिए एंटीजन की तरह पहचान की जाती है। थायराइड स्वयं को ही नष्ट कर लेती है, इसे थायराइड की आत्महत्या या हाशिमोटो का रोग कहते हैं। ठीक है, तो थायराइड के उपचार के लिए जो औषधियाँ कभी कभी एंटीजन की तरह पहचानी जाती हैं, तो थायराइड अपने आप को नष्ट कर लेती है, तो ये नुकसान पहुंचाती है। ओके, इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी इसी में होता है। ओके, इससे इस हार्मोन्स की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि में जो हड्डियां हैं उसमें छिद्रता का रोग हो जाता है। थाइमस ग्लैंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है इसको बुढ़ापे की ग्रंथि कहा जाता है। थाइमस को, ये भी कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस तो मस्तिष्क में होता है, थाइमस कहाँ, ये सीने के पास होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्रंथि में इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, जो ये आपके जनन में काम आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एड्रेनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।
और इसमें से 3 एफ हार्मोन्स निकलते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। इससे दूसरा एड्रिनल ग्रंथि, इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसमें साल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस, इन सभी के लिए क्या होता है, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ओके, ओवरी में जो मादा में पाया जाता है, इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलते हैं। इस हार्मोन से मादा को नर के प्रति आकर्षण होता है और सुंदर दिखने की प्रेरणा देते हैं मादा को। टेस्टस में टेस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं, वो निकलता है और ये वही मादा के प्रति आकर्षित करता है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये इतना अभी तक जो हमने पढ़ा ये हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब करते हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। पैंक्रियाज आपको बताया था, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है और यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़। और इसकी खोज किसने की थी, बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो ये इतने सारे हार्मोन्स के बारे में हो गया। किडनी से रेनिन हार्मोन्स निकलता है। तो ये हमारे हो गए हार्मोन्स के बारे में और ग्रंथियों के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कुछ चीज़ों के बारे में। ग्रंथियों के बारे में आगे मिलेगा तो आगे फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। थाइमस क्या होता है, ये वक्ष के पास पाया जाता है। यहाँ से वृद्ध हार्मोन्स जिसको बोला जाता है ना, उसके बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे, जांग में, नितंब में, छाती में, कपाल में। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जांग में। अब आइए कुछ अस्थियों की, उपरोस्थि की बात हो रही तो अस्थियों के बारे में 1 मिनट हम लोग सारा डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग यदि कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं तो कंकाल तंत्र में हम देखते हैं ये 2 प्रकार का कंकाल तंत्र। पहला तो एक वाह्य, जिसमें बाल, पंख, नाखून, सींग, खुर, ये सब भी कंकाल हड्डियों का ही होता है। ये प्रोटीन की बनी होती है। आंतरिक कंकाल में अस्थियां, उपास्थियां आती हैं। उपास्थियां, कार्टिलेग्स, ये आते हैं। अस्थि क्या होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। यदि इनमें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आसीन प्रोटीन पाई जाती है हड्डियों में। अस्थियों में कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण सख्त और कठोर हो जाती हैं। इनमें लचक नहीं पाई जाती है। अस्थियों के अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है और लाल अस्थिमज्जा जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब उपास्थि क्या होती है, ये भी कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है उपास्थि में। उपास्थि में, कार्टिलेग में एक लचक पाई जाती है। और अभी इसमें हम और सारी चीज़ों में, उसके अलावा इसी अस्थियों में स्नायु लिगामेंट्स पाया जाता है, जहाँ पे अस्थियों को 2 अस्थि हैं, ये एक हड्डी ये और एक हड्डी ये, इन अस्थियों को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। ठीक है, स्नायु लिगामेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा इन अस्थियों से कुछ पेशियाँ, मांसपेशियाँ जो होती है वो जुड़ी रहती हैं। इन्हीं मांसपेशियों के कारण हमें गति मिलती है। इसको बोलते हैं मसल्स, पेशी। ओके, क्या बोलते हैं, पेशी। और जब ये पेशी और हड्डी आपस में जुड़ते हैं, ये मान लीजिए एक हड्डी है कोई और इसमें कोई पेशी जुड़ रही है, तो इसको बोलते हैं टिंडन। क्या बोला जाता है, टिंडन। हड्डी और पेशी जब जुड़ते हैं टिंडन, और जब हड्डी हड्डी जुड़ते हैं आपस में, हड्डी हड्डी जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, लिगामेंट्स, स्नायु बोला जाता है। ओके, और टेंडन या कंडरा बोला जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अस्थियां हैं। इन 2 अस्थियों को कौन जोड़ रहा है, पेशी जोड़ रहा है। ये हो गया आपका, यही आपका क्या है, टिंडन हो गया, टेंडन हो गया। अस्थि और पेशी में अंतर क्या है, कुल कितने अस्थियां होती हैं, 206, बच्चों में 300 होती हैं। पेशी कितने होते हैं, 639 होते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है, सबसे बड़ी हड्डी स्टेपेडियस है। और मैक्सिमस लिखा हुआ है ना, सबसे बड़ी जो पेशी है वो मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस है, जांघ में ये भी पाई जाती है। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी, ये भी जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है और सबसे जो मजबूत पेशी होती है वो जीभ की होती है। ठीक है, जीभ ये पेशी है, हड्डी नहीं है।
अब यदि हम कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था, ये जैसे मान लीजिए है ये आपका हाथ पैर, ठीक है। अब यहाँ से ये पसलियाँ ऐसे ऐसे होती हैं ना, जो आप पसली देखते होगे, और पीछे ऐसे रीढ़ की हड्डी जाती है। तो ये आपका यहाँ से ये कान वान हो गया सब, ये पूरे सिर में 29 हड्डियाँ होती, ये और ये पसली और रीढ़ की, इसको मिला के बनता है अक्षीय कंकाल। क्या बनता है? अक्षीय। ये पूरा मिला के 80 हड्डियाँ होती हैं। फिर ये हाथ, ये पूरा, फिर नीचे का पैर, और फिर जो आपका जांघ से पेट के नीचे से जो भाग होता है, ये सभी अनुबंधीय या अपेंडिकुलर कंकाल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 126 होती हैं। हाथ वाले में 64 होती हैं और पैर वाले में 60, तो 124 हो गया, 2 और एक्स्ट्रा होती हैं। ओके। अक्षीय कंकाल में देखिए खोपड़ी में 8 होती हैं, चेहरे पे 14, कान में 6 और एक कंठ में होती है ना, वही एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 29 हो जाता है। ओके। तो 14, 8, 22, 6, 28 और 1, 29। ओके। जिसको अवट ग्रंथि होता है ना, जिसमें थायराइड वाला, वही उरोस्थी एक हो गया। पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। उसके बाद अनुबंधीय में अंश मेखला जो होती है उसमें आपकी 60 होती है। महिलाओं में क्या होती है? ब्यूटी बोन होते हैं और कॉलर बोन 2, इससे इनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, जो पुरुषों में नहीं होती है। इसके अलावा आपके जो मेटाकार्पल्स और कार्पल्स हैं, ये हाथों में पाए जाते हैं। जो उंगलियां हैं वो वहाँ मेटाकार्पल्स होती है, जो उंगलियों से ऊपर की, जहाँ से ये उंगलियां जुड़ी होती हैं हाथ के हथेली के, वो क्या होती हैं? वो कार्पल्स होती हैं। तो ये टोटल आपकी हो गई। अब ये सब पूरा इतना डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं उपास्थि, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, यहाँ उपास्थि मिल रहा है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हड्डियों के बारे में हो गई। ओके। अब आइए हम लोग फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका प्रश्न है, आप मानव शरीर में उपरोष्ठ को कहाँ पाएंगे? तो जांघ में पाएंगे। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार, आपको मैंने बता ही दिया। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती? टांग में पाई जाती, पैर में, जिसको आप घुटना बोलते हैं ना, घुटना, उसी की जो हड्डी होती है वो टिबिया होती है, टिबिया कहलाती है। ओके। फिर वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो आप पित्ताशय मत लगा देना। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? लीवर में उत्पन्न होता है, ठीक है। और कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्त की थैली में। ओके। जो किडनी होती है ये शुद्धिकरण, और जब ब्लड वो होता है तो डायलिसिस किया जाता है गुर्दे में का ही, डायलिसिस, ठीक है, ब्लड डायलिसिस क्रिया कहलाती है। ग्रास नली आप जानते हो, आहार नाल में, ये आहार नाल जो नीचे ये आता है गला वाला, ये आहार नाल, यहाँ से आके अमाशय मिलता पहले, फिर छोटी आंत, ये आपको बताया गया है। तो वह अंग जो पित्त उत्पन्न यकृत हो गया। ऑप्थाल्मिक संबंधित है किससे? ऑप्थेल्मोलॉजी, ये आपकी आँख से ही संबंधित होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आँख से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आपका है कार्बोहाइड्रेट, ये तुरंत ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। खनिज लवण क्या करते हैं? ये रोगों से हमारी प्रतिरक्षा करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं, खनिज लवण। और विटामिन्स भी वही काम करते हैं। विटामिन्स, खनिज लवण रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना हो? तो 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। जो यूरिन होता है वो जो 7.4, ये क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है, ब्लड। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति कितना होता है? 72 बार 1 मिनट में। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे बोलते हैं? ओ को। आपको मैंने बताया था जो रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र वो विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने। और जो रक्त वर्गीकरण है उसको किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। आइए हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखते हैं और डिटेल जानते हैं, उसके बाद ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके। अब हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक क्या है
कि कोशिका पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवित मृत इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं वो कोशिका से मिलकर बनी हैं। जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु कोशिका से। जब एक से ज़्यादा कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति रचना समान वो मिलती हैं तो ऊतक बनाते हैं, और कई ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं। तो ये क्या, ब्लड के जितने भी देखो कितने ढेर सारे कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उन सब की उत्पत्ति रचना क्या होती है, सेम होती है। तो वो एक क्या है, ऊतक हो गया, ये तो क्लियर है। ये कई अंगों को जोड़ता है, लिक्विड अवस्था में होता है इसलिए तरल है, और जोड़ता है इसलिए संयोजी है। तो ये रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में इसकी जो मात्रा 7% तक होती है। मानव शरीर में जिस प्रकार से पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर क्या है, पृथ्वी धरातल है, उसी प्रकार से शरीर में 65 से 80% भाग पर पानी होता है शरीर में। और ये पानी हो गया, और 7 से 8% आपका क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, रक्त में भी रक्त 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। ये क्या है, पहले बताओ, अम्लीय कि क्षारीय, तो इसका मान 7.4 होता है, इसलिए क्या है, क्षारीय है। ये 7 होता है तो उदासीन, जैसे जो पानी है उसका मान 7 होता है इसलिए पानी उदासीन होता है। इससे नीचे जाओगे 6, 5, 4 तो वो क्या है, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक जाओगे तो वो क्षारीय होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, ये बता दिया। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। रक्त के 2 प्रमुख घटक है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा में आपका 45 से 60% क्या होता है, पानी होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ओके, ये जो रुधिराणु है ये 3 प्रकार का होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं। ये आपका देखिए सारा पार्ट इसमें दिया हुआ, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सारा चीज़ दे रखे हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा कि ब्लड में कहते हैं कि यदि ए प्रकार का है तो इसको क्या हम बी वाले का ब्लड दे सकते हैं, तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ए वाला है इसके जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा ही मेन होता है, यहीं से ऊर्जा यही सारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है, प्लाज्मा ही। तो इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। और जब ये ब्लड होता है, इस ब्लड के जैसे मान लीजिए आरबीसी है, इसके ऊपर यदि ए वाला है तो इसके ऊपर ए का एंटीजन होगा। किसका, ए का एंटीजन होगा। तो जाहिर सी बात है यदि उसके बी वाले का ब्लड लाएंगे तो उसमें क्या होगा, बी वाला होगा। और एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ कि उससे लड़ता है, उसको आने नहीं देता है। अब इसमें कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा कि उसको नहीं आने देगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ ए है, यहाँ बी है इसके, तो ए और बी कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है यदि गलत रुधिर आदान कर देंगे तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब ये किस चीज़ का एंटीबॉडी करता है, किस चीज़ का प्रतिरोध करता है, बी वाले का प्रतिरोध करता है। तो एंटीजन इसके ऊपर पाया जाता है और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। यदि जिस एंटीबॉडी का है वहाँ पे वो वाला ब्लड उसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ए को आप ब्लड किसका नहीं दे सकते हो, ए वाले को आप बी का ब्लड नहीं दे सकते हो। इसका मतलब ए में किसका एंटीबॉडी है, बी का। ए में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ए। क्योंकि जो बी वाला है वो ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी, लेकिन ए से नहीं ले सकता। इसका मतलब बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ए। कौन सा एंटीजन पाया जाता है तो बी ही रहेगा। जो ए बी है, ए बी ये क्या है, ए बी ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी। इसका मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो आपसे पूछे कि ए बी में एंटीबॉडी का मतलब कि जो उसका एंटीबॉडी होगा उससे वो ब्लड नहीं ले सकता। यदि इसका ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। लेकिन जो आपका ओ होता है इसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। इसमें सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं, मतलब ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और ए बी भी पाया जाता है।
अब ओ वाला होगा तो ओ वाले से तो ये ले लेगा, बाकी और किसी से ये नहीं लेगा। तो ओ में 3 एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए बी और ए बी, तीनों एंटीबॉडी होते हैं। ओके, तो ये लाल रक्त कणिकाओं के बारे में मैंने बता दिया, 120 दिन का होता है और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। आरबीसी क्या होता है, इसमें लोहा होता है, इसलिए इसका कलर जो है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन, इसलिए इसका कलर लाल होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने पढ़ा ही, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एंटीजन के आधार पर 4 आपको मैंने बताया, ए वाले एंटीबॉडी मतलब जिससे ये ब्लड नहीं ले सकता, बी वाले से नहीं ले सकता मतलब एंटीबॉडी बी है, बी वाला ए से नहीं ले सकता इसका मतलब एंटीबॉडी ए है, ए बी सभी से ले सकता है इसका मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं। ओ जो है ए और बी दोनों से नहीं ले सकता, इसलिए ए और बी दोनों एंटीबॉडी इसमें होते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या है, वो खुद का ही होता है अपना। अब ये सारा चीज सर्वदाता सर्वग्राही किसे बोलते हैं ये आप जान ही गए होंगे। अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आगे जब फिर मिलेगा ब्लड के बारे में तो और सारी थोड़ी सी डिटेल करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न में देखते हैं कौन सा प्रश्न रक्त से संबंधित है। तो सबसे पहला आपका मानव रक्त का पीएच मान 7.4, स्पंदन की गति कितनी होती है 12, 72 बार। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे बोलते हैं, तो वो सर्वदाता किसे बोलते हैं, ओ को। सर्वग्राही किसे बोलते हैं, ए बी को। अगला प्रश्न है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है, आप बताओ। ए बी वाले में कौन कौन सा एंटीजन होता है, ए बी वाले में कौन कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, मतलब ये सबसे तो खून ले सकता है लेकिन एंटीजन इसमें ए का भी होता है बी का भी, ना ए वाले को आने देता ना बी वाले को, सॉरी ये किसको किसको क्या कर सकता है, खून दे सकता है, तो केवल ए बी वाले को ये दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड, जो इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, वो इसके बीपी को, मानव शरीर के जो रक्तचाप है बीपी है उसको ये एड्रिनल ग्लैंड ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। थायराइड, घेंघा और ये सब आप जानते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, पैंक्रियाज, अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक है, इंसुलिन का हार्मोन की खोज की थी बैटिंग ऑन बेस्ट ने। एनीमिया में खून की कमी होती है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, कैंसर तो आप जान ही रहे होंगे, फैमिलियर हो गए इस वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, 23 पेयर होते हैं। पुरुषों में 22 जोड़ा जो होता है वो XX होता है और जो 23वां होता है वो XY होता है। महिलाओं में 23 जोड़े XX होते हैं। पुरुष का जब Y और महिला का X मिलता है तो लड़के का जन्म होता है, लड़के का, और जब महिला का X और पुरुष का X मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो लड़का लड़की होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, किसके क्रोमोसोम पर, वो पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि महिला का तो 23 जोड़ा जो होता है वो XX होता है, पुरुष का XY होता है। तो यदि पुरुष का Y महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का होगा, और यदि पुरुष का X महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि लड़का लड़की होना महिलाओं पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये पुरुषों के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये क्या होता है 6। आप जानते हो जो 7 है, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय। इसका मतलब मानव मूत्र क्या होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। ओके, कशेरुक किसे बोलते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कपाल की हड्डी कितनी होती है, 8 हड्डी पाई जाती है। ओके, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है, अब यदि यही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट F हो जाता तब तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ सेल्सियस दिया गलत हो गया, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से, पैंक्रियाज से, अग्नाशय से स्रावित होता है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। पैराथायराइड, जहाँ थायराइड ग्रंथि है ये गले में पाया जाता है वहाँ होता है। लीवर आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और पिट्यूटरी
ग्लैंड मस्तिष्क जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। और ये नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को, इसको अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। कभी कभी स्प्लीन लिख के आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। ये रक्त का कब्रिस्तान भी से कहा जाता है प्लीहा को। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्लीहा में, यकृत में और अस्थिमज्जा तीनों में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। लेकिन वयस्कों में अस्थिमज्जा में ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर। आपको बताया था 5 से 6 लीटर होनी चाहिए 1 किलोग्राम में 80 ml के हिसाब से। ओके, 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो आप जानते हो गोलाकार होता है। ओके, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? बीपी 120 से 80 mmHg। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? फाइब्रिनोजन। और कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त क्या होगा? रक्त का थक्का बनने में क्या होगा? दिक्कत होगा। रक्त का थक्का ना बनेगा, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ओके, उसमें दिक्कत होगी। और रक्त ना जमे इसके लिए कौन सा होता है? हिपैरिन। कौन सा? हिपैरिन नामक प्रोटीन। ओके, हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 39। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में हीम मतलब आयरन पाया जाता है। ओके, इसीलिए इसका कलर लाल होता है। यदि पूछे लाल किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें आयरन की उपस्थिति होती है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो एक कोबाल्ट है, आपने पढ़ा होगा B12 विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामीन भी होता है। ठीक है, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ओके, और जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो क्लोरोफिल पत्तियों में, हरे पत्तियों में होता है ना क्लोरोफिल की वजह से ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ऑक्सीजन बनता है। इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम। ओके, तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो आपने देखा कि यदि आप खुद से केवल पढ़ते तो इस टेस्ट पेपर 8 को आप क्या करते? केवल ऐसे पढ़ लेते, क्वेश्चन देखते, पढ़ लेते। लेकिन इसमें हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया। केवल एक टेस्ट पेपर ने आपके आहार नाल सिस्टम को, आपके मस्तिष्क को, आपके हड्डियों को, ग्रंथियों को और रक्त को, ये 5-6 टॉपिक को इसने कवर किया। ठीक है, ये जब हम बायो पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, तो आपका ये बार बार रिवीजन होगा। इसलिए आप भले ही आपको आता हो, आप पढ़ते रहें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आज हम लोगों ने नया शुरू किया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ गड़बड़ी आई हो, लेकिन और बेहतर होगा। ये आज पहला दिन था इस फॉर्मेट में मैंने जो वीडियो बनाया। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सजेशन, सुझाव या कुछ पूछना है तो भी कमेंट करें। और अच्छे से आप सारी क्लासेस को फॉलो करें। सिलेक्शन लेना आपका काम है, सपोर्ट करना, गाइडेंस करना और अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा के आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा भी उतना ही नैतिक कर्तव्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।